बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में आप सबको खुश आमदीद। आज हमारा जो टॉपिक है वो चैप्टर नंबर 5 है। चैप्टर नंबर 4 हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में कंप्लीट किया था। आज हम लोग ओपन इकानमी के बारे में डिस्कस करेंगे। बेसिकली ओपन इकानमी और क्लोज्ड इकानमी में क्या फ़र्क है कि जब आप विद इन द कंट्री ट्रेड कर रहे हैं तो ये क्लोज्ड इकानमी है। जब आप फ़ॉरेन किसी कंट्री के साथ ट्रेड कर रहे हैं तो इसको हम बोलते हैं कि अब आप ओपन इकानमी की बात कर रहे हैं। जब आप क्लोज्ड इकानमी की बात करते हैं तो जो कंजम्पशन होती है वो सिर्फ डोमेस्टिक गुड्स के ऊपर होती है, इन्वेस्टमेंट भी सिर्फ डोमेस्टिक गुड्स के ऊपर होती है, और जो गवर्नमेंट स्पेंडिंग होती है वो भी सिर्फ डोमेस्टिक गुड्स के ऊपर होती है। लेकिन जब हम बात करते हैं ओपन इकानमी की तो जो आपकी कंजम्पशन है वो दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड होती है। एक डोमेस्टिक कंजम्पशन है और दूसरी कंजम्पशन ऑन फॉरेन गुड्स है। इसी तरीके से इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट ऑन डोमेस्टिक गुड्स, इन्वेस्टमेंट ऑन फॉरेन गुड्स। इसी तरीके से गवर्नमेंट स्पेंडिंग ऑन डोमेस्टिक गुड्स एंड गवर्नमेंट स्पेंडिंग ऑन फॉरेन गुड्स। तो ये तीनों जो एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट्स हैं, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट एंड गवर्नमेंट स्पेंडिंग, ये तीनों दो दो हिस्सों में तकसीम होते हैं। एक डोमेस्टिक गुड्स का है और जो दूसरा हिस्सा है वो फॉरेन गुड्स का है। इसी तरीके से जब हम ओपन इकानमी की बात कर रहे हैं तो ओपन इकानमी के अंदर एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को शामिल किया जाता है। एक्सपोर्ट से मुराद ये है कि जो आपकी स्पेंडिंग है, एक्सपोर्ट का मतलब ये है कि जो आपके कंट्री से चीज़ें बाहर गई हैं तो वो फॉरेन कंट्री की आपके ऊपर, आपकी जो गुड्स हैं उनके ऊपर उसने स्पेंड किया है, तो इसलिए इसको बोलते हैं फॉरेन स्पेंडिंग ऑन डोमेस्टिक गुड्स। ठीक है, कि बाहर वाला मुल्क आपकी चीज़ों के ऊपर खर्च कर रहा है। और जब आप इंपोर्ट कर रहे होते हैं तो इंपोर्ट का मतलब ये है कि बाहर से मशीनरी आपके कंट्री में आ रही है और आपके मुल्क से पैसा बाहर जा रहा है। इसको बोलते हैं स्पेंडिंग ऑन फॉरेन गुड्स, क्योंकि आप बाहर के लोगों की चीज़ें ख़रीद रहे हैं तो इसलिए इसको बोलते हैं स्पेंडिंग ऑन फॉरेन गुड्स। और नेट एक्सपोर्ट क्या है कि अगर हम एक्सपोर्ट की वैल्यू को इंपोर्ट में से माइनस कर दें तो जो हमारे पास आंसर आता है वो नेट एक्सपोर्ट का आता है। अगर आंसर एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट करके पॉजिटिव आया तो ट्रेड सरप्लस है। आपने एक्सपोर्ट किया तो आपके पास रेवेन्यू आया है, जब आपने इंपोर्ट किया तो आपके मुल्क से बाहर पैसा गया है। तो अगर आपका रेवेन्यू ज़्यादा है और एक्सपेंडिचर कम है तो सरप्लस है। दूसरी तरफ अगर ये आंसर ज़ीरो आता है नेट एक्सपोर्ट का, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, इसका मतलब ये है कि जितनी आपने एक्सपोर्ट की है उतनी इंपोर्ट की है, बैलेंस ट्रेड बोलते हैं इसको। और अगर आपका इसका आंसर इसको एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट करके नेगेटिव आता है तो इसका मतलब ये है कि आपने इंपोर्ट ज़्यादा किया और एक्सपोर्ट कम किया और आपका जो ट्रेड है वो डेफिसिट के अंदर है। यहाँ पर ये देखें, जो इंपोर्ट है वो सारी की सारी फॉरेन CF कंजम्पशन ऑफ फॉरेन गुड्स, इन्वेस्टमेंट ऑन फॉरेन गुड्स और गवर्नमेंट स्पेंडिंग ऑन फॉरेन गुड्स। अब ये जो इक्वेशन है ये हम लोगों ने चैप्टर नंबर 4 के अंदर डिस्कस की थी, y = C + I + G। अगर यहाँ तक इस इक्वेशन को पढ़ा जाए तो ये क्लोज्ड इकानमी को शो कर रही है, इसके साथ ये एक्सपोर्ट ऐड कर दिया जाए तो ये आपके अब ओपन इकानमी को शो कर रही है। अब इसी इक्वेशन के अंदर हम लोगों ने जस्ट वैल्यूज पुट की हैं और हमारे पास फाइनल इक्वेशन ये बनेगी। अब ये देखें, ये जो CD है, अगर आप प्रीवियस देखें, अगर मैं यहाँ से CD की वैल्यू फाइंड करना चाहूँ तो इस प्लस CF को दूसरी तरफ ले जाएंगे। C यहाँ पे शो कर रहा है आपकी टोटल कंजम्पशन को। अगर आप टोटल कंजम्पशन में से फॉरेन कंजम्पशन माइनस कर देते हैं तो आपके पास कंजम्पशन ऑन डोमेस्टिक गुड्स आ जाएगी। इसी तरीके से अगर यहाँ आप इन्वेस्टमेंट फॉर डोमेस्टिक गुड्स की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं तो आप इन्वेस्टमेंट ऑफ फॉरेन गुड्स को इक्वल के दूसरी तरफ ले जाएं। यहाँ पर ये जो आई है ये टोटल इन्वेस्टमेंट को शो कर रहा है। टोटल इन्वेस्टमेंट में से फॉरेन इन्वेस्टमेंट की वैल्यू माइनस कर दें तो आपके पास डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट आ जाएगी। इसी तरीके से अगर आपने डोमेस्टिक स्पेंडिंग ऑफ गवर्नमेंट फाइंड करनी है तो जो गवर्नमेंट ने फॉरेन गुड्स की पर स्पेंडिंग की है इसको आप टोटल गवर्नमेंट स्पेंडिंग में से माइनस कर दें, यानी कि इस वैल्यू को आप इधर लें, G - GF कर दें तो आपके पास GD की वैल्यू आ जाएगी। तो हम लोगों ने यहाँ से CD की वैल्यू फाइंड की, इसको उधर दूसरी तरफ लेके गए। यहाँ से हम लोगों ने ID की वैल्यू फाइंड की, इसको इक्वल के दूसरी तरफ ले गए।
अब ये जो हमने सी डी की वैल्यू फाइंड की, आई डी की वैल्यू फाइंड की, या डोमेस्टिक गवर्नमेंट स्पेंडिंग की वैल्यू फाइंड की, ये वैल्यूज़ हम लोगों ने इस इक्वेशन में पुट की हैं। ये सी डी की जगह पर माइनस सी एफ आ गया, यानी कि टोटल कंजम्पशन में से फॉरेन कंजम्पशन को माइनस करें तो आपके पास डोमेस्टिक कंजम्पशन आ जाएगी। टोटल इन्वेस्टमेंट में से फॉरेन इन्वेस्टमेंट को माइनस करें तो डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट आ जाएगी। टोटल गवर्नमेंट स्पेंडिंग में से अगर आप फॉरेन गवर्नमेंट स्पेंडिंग माइनस करें तो आपके पास डोमेस्टिक गवर्नमेंट स्पेंडिंग आ जाएगी, और ये प्लस एक्सपोर्ट आपके पास ऐसे आ गया। अब यहाँ पर इस इक्वेशन में हमने क्या किया है कि जो फॉरेन वेरिएबल थे, फॉरेन कंजम्पशन, फॉरेन इन्वेस्टमेंट और फॉरेन गवर्नमेंट स्पेंडिंग, इनको हमने सेपरेट एक ब्रैकेट के अंदर कर दिया। ठीक है, अब चूँकि ये सारे माइनस में थे, जो भी फॉरेन वेरिएबल थे, माइनस सी एफ, माइनस आई एफ, माइनस जी एफ, तो माइनस बाहर कॉमन लिया तो अंदर वाले ये सारे प्लस हो गए। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये सारे माइनस अपनी जगह पे दोबारा वैसे ही आ जाएंगे। अच्छा, अब उसके बाद क्या है कि ये बाकी सारी चीज़ें एज इट इज़ अपनी जगह पर ऐसे आ गई, और चूँकि ये जो कंजम्पशन ऑन फॉरेन है, इन्वेस्टमेंट ऑफ फॉरेन है, गवर्नमेंट ऑन फॉरेन है, तो ये सारी की सारी चीज़ें बाहर की हैं, तो इसलिए सारा का सारा आप किसके बराबर है, इम्पोर्ट के, जो कि हम लोगों ने स्लाइड नंबर 1 के अंदर डिस्कस किया था। यहाँ पर सी एफ प्लस आई एफ प्लस जी एफ इक्वल्स टू इम्पोर्ट। तो अब हमने इन तीनों की जगह पर, यहाँ पर इन तीनों की जगह पर हमने ये इम्पोर्ट लिख दिया। अब अगर एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट करें तो आपके पास नेट एक्सपोर्ट आता है, जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो ये आपके पास ओपन इकोनॉमी की फाइनल इक्वेशन आई कि आउटपुट इक्वल्स टू कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट स्पेंडिंग प्लस नेट एक्सपोर्ट। अच्छा, अब ये नेशनल इनकम आइडेंटिटी भी बोला जाता है इसको इन ओपन इकोनॉमी, वाई इक्वल्स टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एन एक्स। अब यहाँ से अगर हम नेट एक्सपोर्ट की वैल्यू फाइंड करना चाहें तो ये जो 3 एक्स्ट्रा वेरिएबल पड़े हुए हैं, 3 कंपोनेंट्स हैं, हम इनको इक्वल कर दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये तीनों वहाँ पे जाके माइनस हो जाएंगे। माइनस सी, माइनस आई, माइनस जी, माइनस कॉमन लेंगे तो बाकी इन तीनों के साथ हम अंदर प्लस आ जाएगा। तो नेट एक्सपोर्ट इक्वल्स टू आउटपुट माइनस डोमेस्टिक स्पेंडिंग। अब अगर इसको इसमें से माइनस किया जाए तो ये आपके पास सेविंग भी आ सकती है। ठीक है, ये आपकी स्पेंडिंग है, ये आपकी इनकम है, तो इसको अगर आप इसमें से माइनस करें तो ये आपकी सेविंग आ जाएगी। अच्छा, इसके बाद ये है कि देखें कि इसी को आउटपुट को हम एक्सपोर्ट भी कह सकते हैं, क्योंकि नेट एक्सपोर्ट आपके पास क्या है कि एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। एक्सपोर्ट का मतलब ये है कि आपके पास इनकम आई है, इंपोर्ट का मतलब ये है कि आपने पैसे बाहर भेजे हैं, आपसे स्पेंडिंग यानी कि कंजम्पशन कर रहे हैं आप, तो वो आपकी इनकम में से माइनस होगा, यानी कि एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। अब अगर आपकी आउटपुट ग्रेटर देन स्पेंडिंग है, ठीक है, ये वैल्यू आपकी ग्रेटर है और ये वैल्यू आपकी लेस है, और दूसरी तरफ आपकी जो एक्सपोर्ट की वैल्यू है वो ग्रेटर देन इंपोर्ट है, तो इसका मतलब ये है कि आपका जो ट्रेड है वो सरप्लस में है। अगर एक्सपोर्ट ग्रेटर देन इंपोर्ट हो, यानी कि आपके पास रेवेन्यू ज़्यादा है, और इंपोर्ट यानी कि आपके मुल्क से बाहर पैसा कम गया, तो इसका मतलब आप ट्रेड सरप्लस में है। दूसरी तरफ अगर आपका ख़र्चा ज़्यादा है, इनकम कम है, या आपकी इंपोर्ट ग्रेटर देन एक्सपोर्ट है, यानी कि आपके मुल्क से बाहर चीज़ें कम गई हैं, आपको रेवेन्यू कम कलेक्ट हुआ है, लेकिन आपने बाहर से ज़्यादा चीज़ें मंगवा ली हैं, आपकी कंट्री से बाहर ज़्यादा पैसा चला गया, तो यानी कि इंपोर्ट ग्रेटर देन एक्सपोर्ट हो जाएगी, तो इसको हम बोलते हैं ट्रेड डेफिसिट। इसके बाद है कि नेट कैपिटल आउटफ्लो। कैपिटल आउटफ्लो का मतलब ये होता है कि आपके कंट्री से जो पैसा बाहर जा रहा है, और इनफ्लो का मतलब ये होता है कि आपके कंट्री में पैसा आ रहा है। यहाँ सेविंग से मुराद ये कि आपके एक्सपेंडिचर करने के बाद जो पैसे आपके पास रह गए, और इन्वेस्टमेंट जो आपने फ़ॉरन मज़ीद अर्निंग करने के लिए, फर्दर अर्निंग करने के लिए जो आप पैसा कहीं इन्वेस्ट करते हैं। अगर आपकी सेविंग ज़्यादा है और आपकी इन्वेस्टमेंट कम है, सेविंग इज़ ग्रेटर देन इन्वेस्टमेंट, यानी आपने जितनी इन्वेस्टमेंट करनी है आपके पास पैसे उससे ज़्यादा पड़े हुए हैं, तो इसका मतलब ये है कि अब आपके पास पैसे ज़रूरत से ज़्यादा हैं, तो वो पैसे आप दूसरे कंट्रीज़ को लोन दे रहे होंगे। तो अगर सेविंग ग्रेटर देन इन्वेस्टमेंट है तो कंट्री इज़ ए नेट लेंडर, यानी कि आप इस सूरत हाल में दूसरे ममालिक को कर्ज़ा दे रहे हैं। ठीक है,
दूसरी तरफ अगर सूरत हाल ऐसी है कि आपकी जो सेविंग है वो लेस देन इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, आपने इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करनी थी लेकिन आपके पास सेविंग कम है, तो इसको इक्वल करने के लिए आपको लाजमी बात है किसी से कर्ज़ा लेना पड़ेगा। तो अगर ऐसी सूरत हाल है कि आपकी सेविंग कम है लेकिन आपने इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, तो इस चीज़ को पूरा करने के लिए आप किसी से कर्ज़ा लेंगे। तो इस सूरत हाल में जब आपकी सेविंग लेस देन इन्वेस्टमेंट है तो जो कंट्री होगा वह नेट बारवर होगा, यानी कि वह दूसरे कंट्री से उधार ले रहा होगा। अब ट्रेड और कैपिटल फ्लोज में क्या रिलेशनशिप है या क्या लिंक है? अभी हमने पहले पढ़ा कि नेट एक्सपोर्ट इक्वल्स टू वाई माइनस सी प्लस आई प्लस जी। अब अगर आप ये देखें कि यहाँ से मैं ये कंजम्पशन और गवर्नमेंट स्पेंडिंग को अलग करूँ और इस इन्वेस्टमेंट को मैं ब्रैकेट से अलग लिख दूँ, तो ये वाई माइनस सी माइनस जी ये आपकी नेशनल सेविंग को शो कर रहा होता है, ठीक है। वाई माइनस सी माइनस जी ये आपकी किस चीज़ को शो कर रहा है? नेशनल सेविंग को शो कर रहा है, जो कि हम लोगों ने चैप्टर नंबर 4 के अंदर डिस्कस किया था। यानी कि अगर इनकम में से कंजम्पशन को और गवर्नमेंट स्पेंडिंग को माइनस कर दिया जाए तो जो आपके पास रिमेनिंग आंसर आता है वो नेशनल सेविंग आता है। तो नेट एक्सपोर्ट इक्वल्स टू सेविंग माइनस इन्वेस्टमेंट, और सेविंग माइनस इन्वेस्टमेंट को नेट कैपिटल आउटफ्लो बोला जाता है। अगर आंसर पॉजिटिव आया तो कैपिटल आउटफ्लो है, आपके पास आपने बाहर पैसा दिया। अगर आंसर नेगेटिव है तो इनफ्लो है, यानी कि बाहर से आपने लोन लिया। और ये जो नेट NX है, नेट एक्सपोर्ट है, ये आपके ट्रेड बैलेंस को शो कर रहा होता है, ठीक है। अब ये आपके पास इसी स्लाइड के ये डिटेल कि नेट एक्सपोर्ट इक्वल्स टू सेविंग माइनस इन्वेस्टमेंट, और नेट कैपिटल आउटफ्लो इक्वल्स टू ट्रेड बैलेंस, नेट एक्सपोर्ट सेविंग माइनस इन्वेस्टमेंट। अब इसी की लिंक क्या है ट्रेड बैलेंस का कैपिटल आउटफ्लो के साथ? सबसे पहला जो पॉइंट है वो है कि अगर आपकी जो सेविंग माइनस इन्वेस्टमेंट है या नेट एक्सपोर्ट पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या है कि आपके पास ट्रेड सरप्लस है। ट्रेड सरप्लस का मतलब ये है कि आपने एक्सपोर्ट ज़्यादा किया है और इंपोर्ट कम किया। वी आर एक्सपोर्टिंग मोर गुड्स देन वी आर इम्पोर्टिंग। दूसरी तरफ अगर इसका आंसर पॉजिटिव है, इसका मतलब ये है कि इसकी वैल्यू लाजिमी बात है सेविंग की वैल्यू ग्रेटर है और इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम है। आपके पास सेविंग ज़्यादा है, इन्वेस्टमेंट कम है, तो आप इस वक्त नेट लेंडर हैं, ठीक हो गया। दूसरा ये है कि अगर एस माइनस आई यानी कि सेविंग माइनस इन्वेस्टमेंट और नेट एक्सपोर्ट का आंसर अगर नेगेटिव है तो इसका मतलब ये है कि ट्रेड डेफिसिट है। इस सूरत हाल में आप इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं एज़ कम्पेयर टू एक्सपोर्ट। और अगर ये एस माइनस आई भी नेगेटिव है तो इसका मतलब यह है कि सेविंग कम है और इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, तो इस सूरत हाल में आप बाहर से कर्ज़ा ले रहे होंगे, ठीक है। और अगर इसका आंसर ज़ीरो आ जाता है और यहाँ पर भी ज़ीरो है, इसका मतलब यह है कि अगर इस तरफ की इंटरप्रिटेशन या इसको हम ऐसे पढ़ेंगे नेट एक्सपोर्ट इक्वल्स टू ज़ीरो, मतलब कि जो वैल्यू इंपोर्ट की है वही वैल्यू आपके पास किस चीज़ की है? एक्सपोर्ट की है, कि इंपोर्ट इक्वल्स टू द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट। और सेविंग और इन्वेस्टमेंट भी इक्वल हैं, ना आप किसी से लोन ले रहे हैं ना आप किसी को लोन दे रहे हैं। अब इसी को एक समराइज फॉर्म में हम यहाँ पर पढ़ते हैं। ट्रेड सरप्लस का पहला मीनिंग ये है कि आपकी जो एक्सपोर्ट है वो ग्रेटर देन इंपोर्ट होती है, तभी ट्रेड सरप्लस है। और नेट एक्सपोर्ट ग्रेटर देन ज़ीरो होगी, यानी कि आंसर पॉजिटिव आएगा, इसका भी हमने पढ़ा था। एक्सपोर्ट ग्रेटर देन इंपोर्ट यानी कि एक्सपोर्ट की वैल्यू कम है, ज़्यादा है, और इंपोर्ट की वैल्यू कम है, तो माइनस जब करेंगे तो आपके पास आंसर पॉजिटिव आएगा। इसलिए यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि नेट एक्सपोर्ट ग्रेटर देन ज़ीरो। इसका मतलब ये होता है कि पॉजिटिव है, वो पॉजिटिव कोई भी वैल्यू हो सकती है। फिर जारी बात है कि आउटपुट जो है वो ग्रेटर देन होगी आपकी स्पेंडिंग से, और सेविंग भी ग्रेटर देन इन्वेस्टमेंट होगी। यहाँ पर भी हमने ये पढ़ा, ये पॉजिटिव तभी होगी जब आपकी सेविंग की वैल्यू ग्रेटर हो और इन्वेस्टमेंट की वैल्यू लेस हो। और नेट कैपिटल आउटफ्लो होगा ग्रेटर देन ज़ीरो का मतलब क्या? पॉजिटिव है, यानी कि आप यहाँ पर पैसे अपने कंट्री से बाहर लोगों को उधार दे रहे हैं। बैलेंस ट्रेड में क्या है कि आपकी नेट एक्सपोर्ट की वैल्यू एक्सपोर्ट इक्वल्स टू इंपोर्ट है, और नेट एक्सपोर्ट क्या होगी? ज़ीरो, क्योंकि नेट एक्सपोर्ट का फार्मूला क्या है? एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। और
चूँकि बैलेंस ट्रेड है, यानी कि जितनी वैल्यू एक्सपोर्ट की है उतनी इंपोर्ट की है, तो जो अगर एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों की वैल्यू सेम है तो जब आप माइनस करेंगे तो आपके पास ज़ीरो आ जाएगा। इसी तरीके से आउटपुट इक्वल्स टू स्पेंडिंग होगी और सेविंग इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट होगी। यहाँ पे ज़ीरो लाने के लिए ज़ाहिर बात है जो वैल्यू सेविंग की होगी वही इन्वेस्टमेंट की होगी, तब यहाँ पर ज़ीरो आएगा। और नेट कैपिटल आउटफ्लो इक्वल्स टू ज़ीरो, कि ना तो आपने किसी को लोन दिया है ना आप ने किसी का लोन देना है। ट्रेड डेफिसिट क्या है कि आपका जो एक्सपोर्ट है वो लेस देन इंपोर्ट होगा। आपने एक्सपोर्ट कम किया है और इंपोर्ट ज़्यादा कर लिया है, इसलिए ट्रेड डेफिसिट है। फिर नेट एक्सपोर्ट लेस देन ज़ीरो का मतलब क्या है कि नेट एक्सपोर्ट की वैल्यू माइनस होगी। एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, ज़ाहिर बात है इंपोर्ट की वैल्यू बड़ी होगी, एक्सपोर्ट की वैल्यू कम होगी, तब यहाँ से नेगेटिव आएगा क्योंकि इंपोर्ट के साथ माइनस है। तो इंपोर्ट की वैल्यू अगर बड़ी है तो तब आपके पास नेट एक्सपोर्ट नेगेटिव आ जाएगा। यहाँ पर ये जो नेट एक्सपोर्ट लेस देन ज़ीरो लिखा हुआ है इसका मतलब ये है कि नेगेटिव है। और आपकी जो आउटपुट है वो भी लेस देन कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट स्पेंडिंग होगी। और नेट कैपिटल आउटफ्लो लेस देन ज़ीरो का मतलब ये है कि ये नेगेटिव है। लेस देन ज़ीरो जब भी आएगा तो इसका मतलब होता है कि वो वैल्यू नेगेटिव है। वो नेगेटिव कुछ भी हो सकती है, यानी कि आपने अब बैरूनी ममालिक से कर्ज़े लिए हैं, यहाँ सेविंग लेस देन इन्वेस्टमेंट है कि आपने इन्वेस्टमेंट ज़्यादा की है तो उस इन्वेस्टमेंट को पूरा करने के लिए आपको बाहर से लोन लेना पड़ा, तो इस सूरत हाल में जो कंट्री है वो नेट बारवर होगा। अब उसके बाद है कि सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट इन अ स्मॉल ओपन इकानमी। अब इसके अंदर ये चार चीज़ें हैं। सबसे पहले है प्रोडक्शन फंक्शन। प्रोडक्शन फंक्शन हम लोगों ने चैप्टर नंबर 3 के अंदर पढ़ा था कि आपकी जो आउटपुट है वो कांस्टेंट है। वो कांस्टेंट क्यों है? क्योंकि कैपिटल एंड लेबर की वजह से है। लेबर भी आपका कांस्टेंट है और आपकी जो कैपिटल है वो कांस्टेंट है, इसलिए जो आपकी आउटपुट है वो भी फॉर द टाइम बीइंग कांस्टेंट है। कंजम्पशन फंक्शन नेक्स्ट आपके पास जो कंजम्पशन फंक्शन है वो फंक्शन होता है डिस्पोजेबल इनकम का, और डिस्पोजेबल इनकम आपके पास y माइनस टी करके आती है। इन्वेस्टमेंट आपके पास फंक्शन होता है इंटरेस्ट रेट का, और जो गवर्नमेंट स्पेंडिंग है वो एक एक्सोजेनस वेरिएबल है, इसलिए हमने उसको फिक्स रखा है, वो कांस्टेंट है। अब इस चैप्टर के अंदर ये जो पहला मॉडल है उसकी 3 अजम्पशन है, ये जो भी हमने डिस्कस की। सबसे पहला है कि आउटपुट इज फिक्स बाय फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, तो जो आपकी आउटपुट है वो फिक्स है बाय फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से, क्योंकि शॉर्ट रन के अंदर हम कहते हैं कि जो आपके पास फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वो फिक्स है, तो इसलिए y इज़ अ फंक्शन ऑफ कैपिटल एंड लेबर, या आउटपुट कांस्टेंट है। फिर नेक्स्ट है कंजम्पशन, आपकी डिस्पोजेबल इनकम के साथ पॉजिटिवली रिलेट करती है। जब आपकी इनकम बढ़ती है तो कंजम्पशन भी बढ़ जाती है, जब आपकी इनकम कम है तो आपकी कंजम्पशन भी कम होती है, इसलिए ये पॉजिटिवली रिलेटेड है। और जो आपकी इन्वेस्टमेंट है वो नेगेटिव रिलेटेड टू इंटरेस्ट रेट होता है। तो जब इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होता है तो आप बैंक से लोन कम लेते हैं इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए, और जब इंटरेस्ट रेट कम होता है तो आप बैंक से ज़्यादा लोन लेते हैं फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए। तो ये 3 अजम्पशंस हैं। पहली अजम्पशन क्या है कि आउटपुट कांस्टेंट है। क्यों कांस्टेंट है? बिकॉज ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फिर दूसरी ये है कि कंजम्पशन आपका फंक्शन है डिस्पोजेबल इनकम का, और ये पॉजिटिव रिलेटेड होता है कि अगर आपके पास पैसे ज़्यादा हैं तो आप खर्च ज़्यादा करते हैं, इनकम ज़्यादा हो जाए तो आप खर्च ज़्यादा करते हैं, इनकम कम हो जाए तो आप खर्च भी कम करते हैं। तीसरा है कि इन्वेस्टमेंट नेगेटिवली रिलेट करती है इंटरेस्ट रेट के साथ। अगर इंटरेस्ट रेट ज़्यादा हो तो हम इन्वेस्टमेंट कम करते हैं, इंटरेस्ट रेट कम हो तो हम इन्वेस्टमेंट ज़्यादा कर देते हैं, इसलिए ये नेगेटिवली स्लोप है, नेगेटिव रिलेशनशिप है। अब ये वही प्रीवियस इक्वेशन जो नेट एक्सपोर्ट की हमने पढ़ी, y माइनस सी माइनस जी और माइनस आई, ये y माइनस सी माइनस जी हमने पहले भी चैप्टर नंबर 3 के अंदर भी डिस्कस किया था कि आपके पास नेशनल सेविंग के बराबर है। ये नेशनल सेविंग आ गई और ये माइनस आई अपनी जगह पर ऐसे इन्वेस्टमेंट है। ये अभी तक हमने सारा पढ़ा। अब ये जो वैल्यूज़ हैं y माइनस सी माइनस जी, इसकी जगह पर ये जो हमने एजम्पशन के मुताबिक वैल्यूज़ ली हैं ये पुट करेंगे। y आपके पास किसकी, ये वाला y आपके पास किसकी इक्वल है? y बार, यानी कि फिक्स है, तो इसकी जगह पर ये y बार आ गया। नेक्स्ट है c किसकी इक्वल है? y माइनस टी के, तो ये c की जगह पर y माइनस टी आ गया। y आउटपुट जो आपके पास वो फिक्स है, c की ऊपर बार आ गया। माइनस g आपके पास ये भी फिक्स है, पॉलिसी वेरिएबल है, और ये माइनस आई आर ये इंटरेस्ट रेट। अब हम बात करें ओपन इकानमी की, तो ओपन इकानमी के अंदर जो हम इंटरेस्ट रेट रहेंगे वो आप वर्ल्ड का इंटरेस्ट रेट देंगे। जो आपका कंट्री का इंटरेस्ट रेट इक्वल्स टू होगा वही वर्ल्ड का इंटरेस्ट रेट होगा। अब ये y माइनस सी माइनस जी आपके पास किसकी इक्वल है? सेविंग की इक्वल है। क्योंकि ये कांस्टेंट है तो इसलिए सेविंग भी आपके पास क्या आ जाएगी? कांस्टेंट आ जाएगी।
और माइनस इन्वेस्टमेंट इज़ अ फंक्शन ऑफ वर्ल्ड इंटरेस्ट रेट, या आज डायरेक्ट वर्ल्ड इंटरेस्ट रेट को शो कर रहा है। तो ये आपके पास ये फाइनल इक्वेशन आ गई इस सारे सोल्यूशन के बाद। अब नेक्स्ट देखें कि नेशनल सेविंग द सप्लाई ऑफ लोनेबल फंड्स। वाई एक्सिस के ऊपर आपके पास इंटरेस्ट रेट है, एक्स एक्सिस के ऊपर आपके पास सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट है। चैप्टर नंबर 3 के अंदर हमने ये डिस्कस किया था कि जो आपका इंटरेस्ट रेट है वो उसका सेविंग के साथ किसी किस्म का कोई रिलेशनशिप नहीं होता। नेशनल सेविंग के साथ इंटरेस्ट रेट का नेशनल सेविंग के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता। नेशनल सेविंग डज नॉट डिपेंड ऑन द इंटरेस्ट रेट। तो इसलिए चाहे इंटरेस्ट रेट की वैल्यू जो मर्जी हो जाए, चाहे इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ कर जाए या डिक्रीज़ कर जाए, आपके पास सेविंग जो है उसकी वैल्यू वो कांस्टेंट रहेगी। और ये उसका फार्मूला y माइनस सी माइनस जी जो भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। फिर ये है कि ये वही एजम्पशन है, उन्हीं को दोबारा एक दफ़ा डिस्कस। डोमेस्टिक एंड फॉरेन बॉन्ड्स आर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट हैं, परफेक्ट कैपिटल मोबिलिटी, नो रिस्ट्रिक्शन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एसेट्स, और इकानमी स्मॉल कैन नॉट, और इकानमी इतनी स्मॉल है कि वो जो वर्ल्ड का इंटरेस्ट रेट है वो इसको अफेक्ट नहीं कर सकती, इसलिए जो डोमेस्टिक इंटरेस्ट रेट है वो इक्वल्स टू वर्ल्ड इंटरेस्ट रेट होगा। फिर इन्वेस्टमेंट है कि हमने अभी पढ़ा कि जो इन्वेस्टमेंट है वो नेगेटिव रिलेटेड विद इंटरेस्ट रेट होती है, कि जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ होता है इन्वेस्टमेंट कम हो जाती है, अगर इंटरेस्ट रेट कम हो रहा हो तो इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो जाती है, इसलिए ये इसकी जो कर्व बनता है इन्वेस्टमेंट का वो नेगेटिव स्लोप बनता है। अब यहाँ पर वो जो हमने सेविंग का ग्राफ बनाया और इन्वेस्टमेंट का कंबाइन कर दिया, इस पॉइंट पर सेविंग और इन्वेस्टमेंट इक्वल हैं, तो यहाँ पर आपके पास इंटरेस्ट रेट डिटरमिन हो जाएगा, और ये है आपके पास डोमेस्टिक इंटरेस्ट रेट है। ठीक है, सी ये जो है सी आपको शो कर रहा है डोमेस्टिक इंटरेस्ट रेट को। अब यहाँ पर है कि स्मॉल ओपन इकानमी है, और जब हम ओपन इकानमी की बात कर रहे हैं वो जो प्रीवियस था ये क्लोज, ये आर सी ये क्लोज इकानमी को शो कर रहा है। अब जो वर्ल्ड का इंटरेस्ट रेट है वो जो कंट्री का डोमेस्टिक इंटरेस्ट रेट है वो उससे ज़्यादा होगा। ठीक है, ये अभी हम लोगों ने डिटरमिन किया था। अब वर्ल्ड इंटरेस्ट रेट है तो वो इससे ज़्यादा होगा। अब देखिए ये इससे ज़्यादा, यहाँ कहीं भी आप पॉइंट ले लें, लेट्स सपोज यहाँ पर जहाँ लिए गए, यहाँ पर अगर आप लोगों ने ये इंटरेस्ट रेट लिया, इसको जब आप यहाँ लेकर आएंगे तो ये लाइन चूँकि इन्वेस्टमेंट की जा रही है तो इस पॉइंट पर आपके पास इन्वेस्टमेंट की वैल्यू आ जाएगी, और इसी को आगे लेके जाएंगे तो ये यहाँ इंटरेस्ट रेट सेविंग के साथ है, और यहाँ पर ये सेविंग की वैल्यू है। अब आप देखें कि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू ये है और सेविंग यहाँ पर है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट का पॉइंट यहाँ है और सेविंग का पॉइंट यहाँ है। तो अगर आप ये देखें पॉइंट ऑफ ओरिजिन यहाँ 0 है, और यहाँ एक वैल्यू ये है, और यहाँ 0 है और एक वैल्यू ये है। ये वैल्यू इन्वेस्टमेंट की और ये वैल्यू सेविंग की। तो आप देखें कि यहाँ अगर आप 0 लेके यहाँ कोई न्यूमेरिकल वैल्यू लिखें और यहाँ न्यूमेरिकल वैल्यू लिखें तो लाजमी बात है ये वैल्यू न्यूमेरिकल वैल्यू सेविंग की ज़्यादा होगी और ये इन्वेस्टमेंट वाली कम होगी। ठीक है, क्योंकि ये 0 से ज़्यादा दूर है और ये कम दूर है। उसका मतलब ये है कि सेविंग इज़ ग्रेटर देन इन्वेस्टमेंट, तो यहाँ पर आपका नेट एक्सपोर्ट होगा और एक्सपोर्ट ग्रेटर देन इम्पोर्ट हो रहा होगा। और चूँकि आपकी सेविंग ग्रेटर देन इन्वेस्टमेंट है, इसका मतलब ये है कि ये वाला जो कंट्री है वो इस वक्त लेंडर है, वो दूसरे ममालिक को कर्जा दे रहा होगा, यहाँ पर नेट कैपिटल आउटफ्लो होगा। ठीक है, अब इसके बाद है कि फिस्कल पॉलिसी अगर एट होम यानी कि डोमेस्टिक फिस्कल पॉलिसी चेंज हो जाए तो उसकी वजह से ओपन इकानमी में क्या इफेक्ट आएगा। अगर फिस्कल पॉलिसी अब्राड यानी कि फॉरेन कंट्री की फिस्कल पॉलिसी चेंज हो जाए तो उसकी वजह से क्या इफेक्ट आएगा। और अगर इन्वेस्टमेंट डिमांड फंक्शन शिफ्ट कर जाए तो उसकी वजह से आपके जो नेट एक्सपोर्ट है या ओपन इकानमी का जो इक्विलिब्रियम है उसमें क्या इफेक्ट आएगा। यहाँ पर सबसे पहला एक केस है कि फिस्कल पॉलिसी एट होम। अगर आपके कंट्री की जो डोमेस्टिक फिस्कल पॉलिसी है वो चेंज हो जाती है तो उसकी वजह से नेट एक्सपोर्ट और सेविंग इन्वेस्टमेंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। देखिए सबसे पहला ये है कि एन इंक्रीज इन गवर्नमेंट और डिक्रीज इन टैक्सेस रिड्यूस सेविंग, कि अगर गवर्नमेंट अपनी स्पेंडिंग बढ़ाती है या टैक्सेस कम करती है तो उसकी वजह से सेविंग कम हो जाएगी। अब ऐसा कैसे होगा, देखें आप इस चीज़ को समझने के लिए एक इंडिविजुअल की एग्जांपल लें। आप खुद हैं, जब आपके पास पैसे हैं और आप खर्चा ज़्यादा कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आप सेव कम कर रहे हैं और कंज्यूम ज़्यादा कर रहे हैं।
इसी तरह यहाँ पर है कि गवर्नमेंट अपनी अगर खर्चा बढ़ा देती है, इंक्रीज इन जी, गवर्नमेंट अपनी स्पेंडिंग या परचेजेज बढ़ाती है, तो इसका मतलब ये है कि उसने अब पहले से ज़्यादा खर्चा करना शुरू कर दिया है, तो इसका मतलब ये है कि जो सेविंग है वो कम हो जाएगी। दूसरी तरफ ये है कि अगर टैक्सेस कम होते हैं तो उसकी वजह से भी सेविंग कम हो जाती है। टैक्सेस कम होने का मतलब ये है कि अगर हम सेल्स टैक्स की बात करते हैं, टैक्सेस कम होने की वजह से जो चीज़ों की प्राइसेस हैं वो कम हो जाएंगी। अब जो हाउस होल्ड हैं वो पहले से ज़्यादा कंज्यूम करना शुरू कर देंगे, कंजम्पशन बढ़ जाएगी। तो जब कंजम्पशन बढ़ेगी तो जो ओवरऑल सेविंग है वो कम हो जाएगी। तो यहाँ पर गवर्नमेंट स्पेंडिंग के बढ़ने की वजह से और टैक्सेस के कम होने की वजह से जो ओवरऑल सेविंग है वो कम हो जाएगी। इन्वेस्टमेंट वाले कर्व पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो इन्वेस्टमेंट है वो इंटरेस्ट रेट के साथ उसका लिंक है। तो इसके लिए फिस्कल पॉलिसी की वजह से इंटरेस्ट रेट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। जो आपका इंटरेस्ट फिस्कल पॉलिसी की वजह से सेविंग है वो बैकवर्ड शिफ्ट हो गया। S1 आपका ओरिजिनल था, S2 आपका नया है जब आपका गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ी है। गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ने की वजह से और टैक्सेस कम होने की वजह से सेविंग कम होगी, तो आपका ये कर्व बैकवर्ड शिफ्ट हो गया। अगर ये वर्ल्ड इंटरेस्ट रेट था, तो इस वर्ल्ड इंटरेस्ट रेट के ऊपर ये आपके पास पहले इन्वेस्टमेंट ये थी और सेविंग आपके पास ये थी। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो सारा एरिया है, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक, यहाँ तक, ये जो एक डायग्राम से नीचे ये एक बनी हुई है, पैरेंथेसिस बनी हुई है, तो ये सारा एरिया नेट एक्सपोर्ट को शो कर रहा था। अब चूँकि आपकी सेविंग कम हो गई है, आप यहाँ पर आ गए, तो ये वाला हिस्सा आपके नेट एक्सपोर्ट से निकल गया और आपकी सेविंग से भी निकल गया। अब आपकी नेट एक्सपोर्ट ये रह गई है, ठीक है। तो सेविंग कम होने की वजह से आपकी नेट एक्सपोर्ट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक हो गया। अच्छा, इसी तरीके से एक और फिस्कल पॉलिसी भी हो सकती है कि अगर गवर्नमेंट अपनी स्पेंडिंग को डिक्रीज़ कर दे और टैक्सेस को इंक्रीज़ कर दे। जब गवर्नमेंट अपनी स्पेंडिंग को डिक्रीज़ करेगी, इसका मतलब आप उसने ख़र्चा कम करना शुरू कर दिया है, अपने ख़र्चात कम कर दिए हैं, तो उसकी सेविंग बढ़ जाएगी। और दूसरी तरफ यह है कि इंक्रीज़ इन टैक्सेस, जब टैक्सेस बढ़ेंगे तो चीज़ों की कीमतें बढ़ जाएंगी। जब चीज़ों की कीमतें बढ़ेंगी तो अब लोग पहले से खर्चा कम कर देंगे, जिसकी वजह से सेविंग बढ़ जाएगी। तो जब सेविंग बढ़ेगी तो ये कर्व राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, आपकी नेट एक्सपोर्ट बढ़ जाएगी। ठीक हो गया यहाँ तक। अच्छा, फिर नेक्स्ट है कि फिस्कल पॉलिसी एट अब्रॉड। अगर फॉरेन कंट्री के अंदर उनकी जो फिस्कल पॉलिसी है उसमें चेंज आता है, तो फिस्कल पॉलिसी एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी है, यानी कि फॉरेन कंट्री की जो पॉलिसी है वो चेंज होती है और वो फिस्कल एक्सपेंशनरी पॉलिसी है, यानी कि वो अपनी स्पेंडिंग को बढ़ा रहे हैं और टैक्सेस को कम कर रहे हैं। तो जब वो अपनी टैक्सेस अपनी जो गवर्नमेंट स्पेंडिंग को बढ़ाएंगे, और अगर वो जो कंट्रीज़ हैं, वो जो फॉरेन कंट्रीज़ हैं, वो उनका जो इम्पैक्ट है वो लार्ज है, उनका जो साइज़ है वो लार्ज है, तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो वर्ल्ड की सेविंग है वो कम हो जाएगी। ठीक है, जो फॉरेन कंट्रीज़ हैं अगर वो अपनी स्पेंडिंग को बढ़ाते हैं और वो साइज़ में बड़े हैं, तो उनकी जो इकानमी है वो स्ट्रांग है, तो वो ओवरऑल अगर पूरी दुनिया को ज़्यादा रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उनकी जो गवर्नमेंट स्पेंडिंग है उसके बढ़ने की वजह से जो ओवरऑल पूरी दुनिया की वर्ल्ड सेविंग है वो कम हो जाएगी। और जब सेविंग कम हो जाएगी तो उसकी वजह से जो इंटरेस्ट रेट है वो ऊपर इंक्रीज़ कर जाएगा, R1 से आप R2 पे चले जाएंगे। ठीक है, अब जब ये इंटरेस्ट रेट बढ़ा है, तो इंटरेस्ट रेट के बढ़ने की वजह से आपकी सेविंग पे किसी किस्म का कोई इफेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि पॉलिसी फॉरेन कंट्री की चेंज हुई है। तो फॉरेन कंट्री की पॉलिसी जो है वो आम के सेविंग को अफेक्ट नहीं कर सकती। तो ओवरऑल सेविंग कम होने की वजह से इंटरेस्ट रेट बढ़ गया। तो इस इंटरेस्ट रेट के बढ़ने की वजह से आप पहले ये देखें, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, अब इंटरेस्ट रेट बढ़ा तो आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू ये आ गई। ठीक है, पहले आपका इन्वेस्टमेंट का पॉइंट ये अब ये आ गया, इन्वेस्टमेंट आपकी मज़ीद कम हो गई है। पहले जो सेविंग और इन्वेस्टमेंट के दरमियान गैप था वो ये वाला एरिया था, अब सेविंग और इन्वेस्टमेंट के दरमियान वाला जो गैप है वो ये आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि जब इंटरेस्ट रेट बढ़ा तो इंटरेस्ट रेट के बढ़ने की वजह से जो आपकी नेट एक्सपोर्ट है वो बढ़ गई। अब आप पहले से ज़्यादा कर्जा दे रहे हैं दूसरे ममालिक को, और ये इंटरेस्ट रेट क्यों बढ़ा था? क्योंकि जो वर्ल्ड की सेविंग है, वर्ल्ड की सेविंग कम हुई,
क्योंकि फिजिकल पॉलिसी एट अब्राड एक्सपेंसिव थी, गवर्नमेंट ने स्पेंडिंग ज़्यादा की। जब फॉरेन गवर्नमेंट ने स्पेंडिंग ज़्यादा की है तो उसकी वजह से जो वर्ल्ड सेविंग है वो कम हो गई है। वर्ल्ड सेविंग कम होने की वजह से इंटरेस्ट रेट बढ़ गया है। तो इंटरेस्ट रेट जब बढ़ा तो जो डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट है वो कम हो गई है। इंटरेस्ट रेट आपकी नेशनल सेविंग को अफेक्ट नहीं करता, इसलिए सेविंग वही है, इन्वेस्टमेंट कम होगी। यहाँ पर आप आगे तो ये जो गैप है ये बढ़ गया, सेविंग ग्रेटर देन इन्वेस्टमेंट है। तो यहाँ पर आप अब पहले से ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहे होंगे, तो इसलिए आपकी नेट एक्सपोर्ट की वैल्यू बढ़ जाएगी। पहले आपका ये एरिया नेट एक्सपोर्ट का था, अब ये वाला सारा एरिया आपका नेट एक्सपोर्ट को शो कर रहा है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट चीज़ है कि अगर जो इन्वेस्टमेंट का कर्व है, इन्वेस्टमेंट है, वो किसी वजह से शिफ्ट हो जाता है, ठीक है, इंटरेस्ट रेट के अलावा कोई और ऐसा वेरिएबल है जिसमें चेंज आया और आपका जो इन्वेस्टमेंट कर्व है वो राइट वर्ड शिफ्ट कर रहा है, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट के राइट वर्ड शिफ्ट करने की वजह से, आउटवर्ड बाहर की तरफ शिफ्ट करने की वजह से आपकी नेट एक्सपोर्ट पे क्या इफेक्ट आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखें कि ये पहला आपका इक्विलिब्रियम था वर्ल्ड इंटरेस्ट रेट के ऊपर। अब आपका इन्वेस्टमेंट डिमांड फंक्शन बाहर आउटवर्ड शिफ्ट हुआ, इंटरेस्ट रेट में किसी किस्म का कोई चेंज नहीं आया, इंटरेस्ट रेट वही है। तो पहला आपका एक पॉइंट ये था, आप इसी पॉइंट को यहाँ पर आगे लेकर आएंगे तो ये आपकी नई वैल्यू आ जाएगी इन्वेस्टमेंट की। तो इस पॉइंट पर आपकी इन्वेस्टमेंट है, सेविंग आपकी वही है। तो अब आप सेविंग की वैल्यू यहाँ पर है और इन्वेस्टमेंट की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। तो अब आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो ग्रेटर देन सेविंग हो जाएगी और आपका जो नेट एक्सपोर्ट है वो डेफिसिट में चला जाएगा, ठीक है, यानी कि नेट एक्सपोर्ट लेस देन ज़ीरो। दूसरी तरफ अगर इन्वेस्टमेंट में कुछ ऐसा एक शॉक आता है जिसकी वजह से ये कर्व बैकवर्ड शिफ्ट होता है, यहाँ पर ये ओरिजिनल है, इसके अगर यहाँ बैक कहीं शिफ्ट होता है तो लेट्स सपोज वो यहाँ पर आपके कर्व ऐसे बना और यहाँ पर उसने टच किया तो यहाँ पर आपके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू आ जाएगी और सेविंग यहाँ पर है, तो सेविंग ग्रेटर देन इन्वेस्टमेंट होगी और इस सूरत हाल में आपका जो ट्रेड है वो सरप्लस में होगी और नेट एक्सपोर्ट ग्रेटर देन ज़ीरो की। तो आपका जो पहला लेक्चर है वो आज तक का वो यहीं तक है। यहाँ तक अगर आपके पास कोई क्वेश्चन हो, ये चैप्टर नंबर 5 है, मैनकीव की बुक है, मैक्रो इकोनॉमिक्स है। अगर किसी किस्म का आपका यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं मुझसे।